साथियों नमस्कार। जो व्यक्ति अपने कदमों की सफलता पर विश्वास करता है, काबिलियत पर विश्वास करता है, वही सफलता का परचम लहराता है। आइए सफलता के परचम को लहराने के लिए हमारे इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किस प्रकार हम उस एग्जाम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा हम जिस तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके जो मोटे मोटे जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसके सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करते हैं। उसके बाद में उस टॉपिक से, उस चैप्टर से किस प्रकार पिछली साल के जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनको हम लगाते हैं और उन पीवाईक्यूज से जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। आइए 2024 का CUET 2024 का जो एग्जाम हुआ था फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो दोस्तों, द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इज वन ऑफ द एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप चुटकियों में कर सकते हो, बशर्त है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो। देखो बेटे, इसने क्या कहा, द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ, किसका ट्रांसफर करना है, इज वन ऑफ द एविडेंस, किसका साक्षी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। मैं बार बार कहता था, जब भी मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाया, मैंने बार बार इस चीज को रिपीट किया कि बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू NE। अब बताओ, आप बहुत अच्छे अंग्रेज हो, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, आप इस लैंग्वेज को समझकर आप इजीली बता सकते हो किसका इंटीग्रल मल्टीपल, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का हमेशा जो भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है, मींस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन को कोई एंटिटी ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन को एंटिटी डोनेट भी कर सकती है। यदि इलेक्ट्रॉन को एंटिटी लेती है तो उसका चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को एंटिटी डोनेट करती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। अब देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन ए स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ 4 mm थिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दी प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो दोस्तों, यहां से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है कि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, ले लिया। इसके बीच में क्या करना है आपको, 4 mm थिक की, 4 mm थिकनेस की एक इंसुलेटिंग मटेरियल की एक मटेरियल जो है इंट्रोड्यूस करना है। अब गौर करने वाली बात यह है बेटा कि इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, वो भी 4 mm है। इट मींस ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीटली फिल्ड है जो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हैज टू बी इंक्रीज, यानी इसको इंक्रीज किया जाता है बाय 3.2 mm टू रिस्टोर द कैपेसिटी ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी पहले कैपेसिटी कितनी थी, C, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब कैपेसिटी क्या हो गई, आपने इसके अंदर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम पुट कर दिया, तो क्या हो गई, पुट करते ही क्या हो गया बेटा, यहां पर इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो गई, K टाइम्स हो गई। यह आपने पढ़ा था कल की क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया बेटा। अब क्या कह रहा है कि यदि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडिया इसके अंदर फिल कर देते हैं जो कंप्लीटली इन प्लेटों के बीच में है, ऐसी सिचुएशन में यदि इसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, D से बढ़ाकर D प्लस 3.2 mm कर दिया जाए, तब C डैश जो है वो C के इक्वल हो जाती है। इट मींस मैं यहाँ पर D डैश बोल देता हूँ और ये किसके इक्वल हो जाएगी, D डैश करते ही। देखो बेटे, एक बार इसको ऐसे रखते हैं, D यही रख देते हैं, मैं C बोल देता हूँ K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस कितना 3.2 mm। देखो बेटे, अब ये 3.2 ऐड करते ही क्या हो गया, ये सीधे C के इक्वल हो जाता है। अब क्या करना चाह रहा है, तो क्या बताओ, इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी। K की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बेटे, K की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो ले ले, रेशियो किसका, इसका और उसका रेशियो ले लो, इससे आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 अपॉन 1 कर दो, 2 अपॉन 1 क्या बन जाएगा बेटे, 2 अपॉन 1 करते ही क्या हो जाएगा, LHS C कट जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वहां ऊपर K है, D प्लस 3.2 अपॉन, यहां नीचे क्या है, एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, एप्सिलॉन नॉट A गया, क्या बच गया, K अपॉन D कितना है 4 mm, तो 7.2, ये 1 अपॉन D यानी ऊपर कितना बच गया 4 इज इक्वल टू 1। K इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्त,
ये आ गया 7.2/4, इससे डिवाइड करके देख लो उतनी वैल्यू आ जाएगी 7.2 लगभग 2 टाइम्स। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इस में आ ही गया होगा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों से ये हो पाता है। देखो बेटे, इन्होंने कहा है कि क्या कहा है, एक कॉपर बॉल ले लिया, ठीक है साहब, कॉपर की एक बॉल ले लिया, इसकी डेंसिटी दे दी, इसको बोल दो रो CU, कितनी दे रखी है 8 ग्राम पर cc। इसको कन्वर्ट कर लो क्योंकि अपने को केजी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 × 1000 ग्राम, यानी पर 1 ग्राम में 1/1000, और cc में कितना हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर मींस 10⁻⁻⁶ -6 हो गया ना, -2 -6 हो गया, -6 कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 8000 बन जाएगा, 8000 kg पर मीटर क्यूब। ये तो आसान सी चीज है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यदि 1 सेंटीमीटर डाया है किसका, कॉपर का, तो इसका डाया कितना है 1 सेंटीमीटर मींस इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर मींस 10⁻²। अब कह रहा है इसको एक ऑयल के अंदर इमर्ज कर दिया जाता है, यानी एक ऐसा बर्नर ले लो, इसके अंदर यहाँ पर ऑयल है, इस ऑयल के अंदर कॉपर को क्या कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। क्या होगा, जिसकी इस ऑयल की डेंसिटी रो ऑयल कितनी है 0.8 ग्राम पर cc। यहां से देख लो आप 0.8 है, यहाँ 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 का बिंदु 800 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या कर रहा है, द चार्ज ऑन द बॉल इट रिमेन्स जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल, यानी ये इस तेल के अंदर, इस ऑयल के अंदर तैरती रहे, यानी इक्विलिब्रियम सेट हो। इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटे, देखो नीचे की ओर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा mg, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, वो चार्ज जो है इसको सस्पेंडेड रखेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा, तो उसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F EE माइनस EE। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया गया, कितना 600 पाई, ये 600 पाई है बेटे, 600 पाई वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की समस्या आ गई, अगली बार को ध्यान रखना पड़ेगा। एक फोर्स ऊपर लगता है बॉयड फोर्स FB, तो यहाँ मैं इक्वेशन बना देता हूँ, कैलकुलेशन का काम आप कर लेना, मैं डायरेक्ट आप एक बार बता देता हूँ। FE प्लस FB किसके इक्वल हो जाएगा mg के। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, FE क्या हो जाएगा QE EE प्लस FB क्या होता है, FB होता है रो V इंटू रो V इंटू G, रो VG हो जाएगा। रो किसका, यहाँ पर ये रो किसका हो जाएगा, ऑयल का आ जाएगा, इसमें ऑयल का आ जाएगा। ठीक है बेटे, ध्यान रखना इसका। यहाँ सिग्मा भी लिखते हैं, रो भी लिखते हैं, वो आपने के अंदर देखा भी होगा। यहाँ mg, तो m यहाँ पर भी रो आएगा, vg आ जाएगा, ये रो किसका आ जाएगा, ये रो आ जाएगा अपना इसका कॉपर का, ये कॉपर का, ये ऑयल का। अब ये सारा कैलकुलेशन आपको करना है, ये आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका जो आंसर आएगा बेटे वो आएगा 1.9 इंटू 19 आएगा, 19 इंटू 10⁻⁶ आएगा। जब यहाँ -1 इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁵ आएगा, जो सोल्यूशन कौन सा होगा, सही होगा। कैलकुलेशन कर देता मैं, पर यहाँ समस्या ये की जगह नहीं है थोड़ी सी, अगली बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे वहां पर मैं आपको फुल स्पेस प्रोवाइड करूंगा, उसके आधार पर हम डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। ये इक्वेशन आपको लगानी है, इसमें FE QE हो जाएगा, ये लगाना है। ठीक है, मैं आपको जैसे अच्छे से इक्वेशन यहाँ पर दो इक्वेशन लिख देता हूँ जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। E मीन्स QE प्लस यहां हो जाएगा रो, यहां बॉयड फोर्स को लगाता है ऑयल, वॉल्यूम जितना वो कॉपर का है, वॉल्यूम आप 4/3 पाई r क्यूब ले लोगे। G की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है, ये ले लेना। M कितना दे रखा है, तो यहाँ पर रो किसका, कॉपर का, वॉल्यूम जितना भी आएगा 1g। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, वो आपको बता भी देता हूँ। चलो रो ये Q इंटू E कितना है 600 पाई, इसको मैं उधर ले जाऊं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो रो ऑयल माइनस रो कॉपर माइनस रो ऑयल इंटू V इंटू G। इन दोनों का अंतर ले सकते हो आप, अंतर अभी हमारे सामने आया था। रो कितना देखा है, इसका 8 यानी 800, इसका 800 और इसका 8000। तो ये कॉपर का है, ये रो CU है, और ये रो CU कितना 800,
8000 सर, ये 800 इंटू 4/3 पाई आर कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ -2 सर, इसकी क्यूब इंटू 10। इसको जब सोल्व करोगे ये यहां पर आ जाएगा Q इंटू 600 पाई से ये पाई कट गया। अब यहां से 8000 में से 800 माइनस कर दो और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप तो कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे मेरे बेटे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक ए मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहता है दोस्त, एक मेटल का वायर है और उस मेटल वायर को एक पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा जाता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेस। देखो कॉन्सेप्ट का खेल है सारा का सारा बेटा, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। कह रहा है कि एक वायर है, इस वायर के बीच को हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में रखा गया है, तब इसका जो करंट है वो करंट क्या होती है, करंट इंक्रीज होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये पूछा जा रहा है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो आपको ये बताना है कि इसकी करंट बढ़ेगी या घटेगी। क्यों बताना है करंट, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है और करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, NEAVD। ये VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ करंट बढ़ेगी या घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सेमीकंडक्टर्स में बढ़ती है, इंसुलेटर्स में भी दोस्तों बढ़ती है। अब मेटल्स में घटती है, क्यों घटती है, क्योंकि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटती है। मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज के कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, दो, ये दोनों तो कट गए, दोनों दोस्त कट गए। अब देखो बेटे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से कौन सा सही होगा। अब आपको और आगे और नॉलेज चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, ये बात ठीक है। ये क्यों घटती है, टेम्परेचर बढ़ाया है। अब आप ये बताओ टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी होती है 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू T, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मींस mv² वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब यहां वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है, ध्यान रखना थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अंतर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है जो घसीट के ले जाया जा रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और थर्मल वेलोसिटी मतलब जाके फटाफट आपस में भिड़ेंगे। आप सीधी सी बात ये बताओ कि किसी बस के अंदर आप बैठे हो और गर्मी का समय है, उसके अंदर एसी नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो उसके मुक्का लगाता है, वो उसके मुक्का लगाता है, यानी वहां पर स्केटरिंग होने की, कोलिजन होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, ज्यादा है। स्केटरिंग बढ़ने लग जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड भी बढ़ जाएगी, कौन सी, थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो करंट बढ़ाती है घटाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की एक कोने से दूसरे कोने पर जाने की, वो घट जाती है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये सॉल्यूशन आप कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर, इसका सेकंड वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो क्या करता है, इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसका सेकंड सही है। अब इसको देखते हैं, कह रहा है फॉर द गिवन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी है ये, इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेगा मेरे दोस्त, चलो देखते हैं। अब पहले ये बताओ, देखो यहीं से देखिए ये कॉम्बिनेशन कैसा है। ये एक कॉम्बिनेशन है, इस कोने को पकड़ लो, इस कोने को पकड़ लो, बताओ एक कॉम्बिनेशन ये देखिए, ये कितना है 8 हो, ये 4 4 सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, सीरीज में जुड़ जाता है तो 4 + 4 कितना हो गया 8, इधर भी 8, ये भी 8। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1/8 + 1/8 एलसीएम ले लो, 8 2/8, इसको उल्टा कर दो 1/r इक्विवेलेंट आया। तो कहने का मतलब इस पूरी ब्रांच का जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 8/2 मींस 4 ओम। अब आप ये देखो 4 ओम ये, 4 ओम ये, एक यहां आएगा, इसका पूरे का रिप्लेसमेंट आके आया, तो मैं डायरेक्ट आपको यहां से बताता हूं, ये 4 4 4, ये 3 आ गए सीरीज में, 3 सीरीज में आ गए तो ये कितना आ गया 12 हो गए। ये पूरा आप ऐसे बोल सकते हो ये 12 ओम है। ऐसे ही इधर भी क्या आ गया 12 ओम हो गया। अब इन दोनों का पैरेलल हो गया तो 1/12 + 1/12,
ये कितना हो गया 12, 1 प्लस 1 यानी 1/6। इसको उल्टा कर दो तो कहने का मतलब यहां तक का पूरा सॉल्यूशन कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब 1 ओम 6 ये है, 1 6 यहां से इस पूरे का आ गया, 1 6 ये आ गया, तीनों को ऐड कर दो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 18। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया दोस्त 18 ओम आ गया। चलो बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ 1.1 वोल्ट, कह रहा है ईएमएफ 1.1 वोल्ट का एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। एक सेल बना दो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, 1.1 वोल्ट इसका वोल्टेज। कह रहा है इसको हम एक ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, तो मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूं कैपिटल आर, जिसका है 0.5 ओम। ऐसी कंडीशन में इसके अंदर करंट फ्लो होती है, वो करंट कितनी फ्लो होगी आई बोल देते हैं इसको। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, आई इक्वल टू आ जाएगा 1.1 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा दोस्त 1 यानी 1.1 एम्पियर। अब कह रहा है कि अनदर सेल ऑफ द सेम ईएमएफ इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऐसे ही एक दूसरा सेल लेके आते हैं और उस सेल को इसके सीरीज में ऐड कर देते हैं। सीरीज में ऐड करते हो तो आपको सबको मालूम है ईएमएफ क्या हो जाता है डायरेक्टली जुड़ जाता है। 0.5 ओम वायर का है, 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता करना है, करंट कितना है ये आपको बता रहा है। कह रहा है कि सीरीज में ऐड कर देते हैं, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल, ये R2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। कब, जब करंट की वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए, सेम वही आ जाए यानी पहले वाला आ जाए। ऐसी कंडीशन में I कितना होगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल ईएमएफ कितना हो गया सेम टू सेम है तो 1.1 प्लस 1.1 2.2, रेजिस्टेंस टोटल ऐड हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1 प्लस R। करंट सेम है, पहले कितनी है 1.1, अब भी कितनी है 1.1। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो पहले कितनी थी मैं यहां पर अब करंट लिखता हूं, करंट I पहले 1.1 अपॉन 1 यानी 1.1 एम्पियर थी। अब जो करंट है उसको 1.1 एम्पियर रखते हुए आपको वोल्टेज 2.2 हो गया, रेजिस्टेंस 1 प्लस R2 हो गया। अब R2 फाइंड आउट करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.1 इंटू 1 प्लस R2 इक्वल टू 2.2। क्या करोगे बेटा 1.1 से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस R2 इक्वल टू 2.2 अपॉन 1.1 कितना आ गया 2। इसको उधर ले जाओ, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 1 ओम आ गई बेटे। इस तरह से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है सीयूईटी के मेरे दोस्त, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे आने चाहिए। डेफिनेटली आप इस एग्जाम में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। इजी भी नहीं है, अप्लाइड क्वेश्चन है। बात ये गौर करने वाली है कि क्वेश्चंस अप्लाइड हैं, नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको आता है, तब आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज आप लगाकर एक कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हो कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, कहता है PQRS 4 वायर है जिनके रेजिस्टेंस 3, 3, 3 एंड 4 ओम है। चारों को हम क्या करते हैं, दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म 4 आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है, इसमें क्या होती है 4 ब्रांचेज होती हैं। ये भी यही बात कर रहा है कि 4 वायर लो और चारों को व्हीटस्टोन ब्रिज की तर्ज पर इनका नाम दे दिया PQRS। ठीक है बेटे, अब इसकी जो वैल्यू है वो 3 ओम है, इसकी वैल्यू भी है 3 ओम, इसकी वैल्यू भी है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम। कह रहा है द रेजिस्टेंस विच S मस्ट बी शंटेड, यानी S जो 4 ओम का है इसका एक शंट रेजिस्टेंस लगाना है, जिसको S बोल दो, वो इस प्रकार लगाना है कि ब्रिज जो है ब्रिज में भी बैलेंस्ड इन इट। तो S की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। क्या इस सिचुएशन में ब्रिज बैलेंस है? यहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, आप चेक कर सकते हो। 3P अपॉन Q R अपॉन S लगा के देखो, 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 बैलेंस नहीं है, दोनों इक्वल कभी भी नहीं होते हैं। इट मींस ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बताओ इनका रेशियो ले लो, P अपॉन Q R अपॉन P अपॉन R Q अपॉन S कर लो, 3 अपॉन इन दोनों को S और S से मैं S इक्विवेलेंट बोल देता हूं। S इक्विवेलेंट की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम।
यानी इस पूरे की वैल्यू 3 ओम होनी चाहिए, तभी ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा। अब पूरे की वैल्यू 3 कैसे होगी? ये दोनों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में आपने पता है कि क्या करते हैं, दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/1 लेके जाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। 1/s डेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 1/s कितना दे रखा है? 4 1/3। इसको सोल्व कर लो। 1/s डेज, इसको घर ले जाओ, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 4 - 3 यानी 1/12। ये कितना आ गया? एस डेज की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 12 ओम आ गया। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एक थिन बार मैग्नेट है, और थिन बार मैग्नेट आप ये समझ लो कि थिन बार मैग्नेट इस प्रकार एक थिन बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ हम अक्सर कितनी ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं, जिसके ये +m है, ये -m है, पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? m × 2l। इसको इक्वेशन क्या बोल दो? कह रहा है इफ इट इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर फॉर्म, यानी एक ऐसा अर्धवृत्त बना दो जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r है, ठीक है। ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है दोस्तों? 2l है, ये अपने को मालूम है। कह रहा है कि अब जो नया फॉर्म हुआ है जिसमें यहाँ +m है, यहाँ -m है, आपको मालूम है जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके जो पोल होते हैं, उस पोल के बीच की जो वैल्यू होती है, पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उससे मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट है m डैश, वो क्या होगा? m × इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r। r को क्या कर दो? डबल, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब आपको रिलेशन निकालना है कि 2l और 2r के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर l के टर्म्स में बोला है। ठीक है दोस्तों, निकाले। तो अब बताओ, आप ये बताओ कि हाफ सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? πr, और πr यहाँ पर किसके इक्वल है? 12 के। आपको किसको रिप्लेस करना है? 2r को, यानी r को रिप्लेस करना है। तो r इक्वल क्या हो जाएगा? 12/π। तो इस r की जगह क्या रख दो? 12/π। तो स्मॉल m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, स्मॉल m 2 बाहर ले आओ, r की जगह क्या रख दिया मैंने? 2l/π। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बढ़ गया? कैपिटल M, 2m/π। क्या वैल्यू आ गई? ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन मेरे दोस्त करेक्ट आंसर है। इससे यह साबित होता है कि आपके पास नॉलेज तो है पर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन हो सकता है डिफिकल्ट लग रहे होंगे, पर ऐसे क्वेश्चन आप नीट के पेपर को उठा के देखो बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। पुराने जो साल के जो क्वेश्चंस हैं PYQs जो है नीट के, वो लगा लो, डेफिनेटली CUT से बाहर कोई, उस नीट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पूरे के पूरे वही का वही लेवल उठाया गया है, वहां से ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखो बेटे, बहुत ही आसान सी बात है। कह रहा है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम यूज करते हैं किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर। आपको ये बताना है कि वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो आपने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसके अंदर यूज किया है? ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल किया है। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्या उसकी परमिएबिलिटी लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? डेफिनेटली परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी इज ए पैरामीटर व्हिच डिफाइंस हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द मटेरियल। अब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक विशेषता होनी चाहिए कि उससे आप, ट्रांसफार्मर है डेफिनेटली, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक कॉइल से, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पास होना चाहिए। अब वो पूरा का पूरा पास हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकता है, ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास हो, यानी वो मटेरियल ऐसा हो कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को रोकने वाला ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो मटेरियल की परमिएबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मटेरियल से पास होंगी कि नहीं होंगी। यदि परमिएबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो जाएगी, यदि कम है तो कम पास होगी। तो पहली बात एक सिद्ध होगी कि परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाई होना चाहिए। अब अपने पास दो ऑप्शन आ गए, 2 और 3। अब दूसरी चीज आई आपके सामने, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस मेरे दोस्त आपने पढ़ा है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था ये, पर नॉलेज होना चाहिए अपने को कि हिस्टैरिसीस लॉस किसे कहते हैं, यानी फ्लक्स का लॉस कम से कम होना चाहिए। हिस्टैरिसीस लॉस मींस ये होती है इसकी, ये तो रिटेंटिविटी होती है, ये कोरेसिटी होती है। तो ये जो लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस जो है, ये कम से कम होना चाहिए। लो हिस्टैरिसीस लॉस होगा तो वो, यानी लॉस आपको एनर्जी लॉस कम से कम मिलेगा। एनर्जी लॉस मींस ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो में बदलना, लो को हाई में बदलना, ठीक है। अब हम जब उस वोल्टेज का जब कन्वर्जन करने जा रहे हैं उस टाइम पे एनर्जी का लॉस भी होगा, वो कम से कम करे, कम से कम एनर्जी लॉस करे। ट्रांसफार्मर में डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगा।
आप मोबाइल का चार्जर यूज करते हो, वहां पर भी एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो 220 वोल्टेज जो अपने घर पे आती है उसको 10 वोल्ट 5 वोल्ट में बदलता है। तो वहां पर भी एक छोटा ट्रांसफॉर्मर है, वहां पर वो उस एडेप्टर भी क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है। पूरा का पूरा आपको मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं करता है वो, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो उस लॉस को हम कम से कम करना चाहते हैं, तो वो कम से कम एनर्जी लॉस कैसे होगा, लो स्ट्रेसिस लॉस होना चाहिए, ऐसा मटेरियल आपने को इस्तेमाल लेना चाहिए, उसकी हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा अपने को इस तरह का मटेरियल चुनना चाहिए, ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने को लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए रिंग। एक रिंग ले लिया हमने, इसके परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जो इसके परपेंडिकुलर है। इफ द रेट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इज एक्स, यानी एक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने की रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द रिंग क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखो मेरे दोस्त, फेराडे सर ने क्या कहा था कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत देता हूं, ऐसा थ्योरी देता हूं जिसकी मदद से आप अपने घर के अंदर जो हो रहा अंधेरा है उसको आप उजाले में बदल सकते हो। कहने का मतलब है एक एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है, जिसमें हम डायनेमो इस्तेमाल लेते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विंड एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी यहाँ पर एक डायनेमो इस्तेमाल होता है। वो डायनेमो क्या करता है, एक एनर्जी की फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे हर घर के अंदर रोशनी हो सकती है। वहां पर क्या है, एक कोयल होती है, उस एक वायर की कोयल होती है और उसके पास में दो मैग्नेट लगे होते हैं, और जब उससे उस कोयल मैग्नेट को जब रोटेट कराते हो, आप उस कोयल को रोटेट कराते हो या मैग्नेट को रोटेट कराते हो, तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेरे मित्र फेराडे ने क्या कहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिजल्ट इन एंड इंड्यूस ईएमएफ। एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, वही तो है सारे सारे। अब जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, d/dt B.A। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब cos 0 यहां पर आ जाएगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस एरिया बाहर ले लो dB/dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया कितना है इसका बताओ रिंग का, पाई r स्क्वायर x, dB/dt कितना है x। इसको इक्वेशन नंबर। आपने एक चीज ये भी जानी होगी, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल जो होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एसोसिएटेड होता है, वो इस प्रकार एसोसिएटेड होता है। अब इसको जब सोल्व करते हो तो क्या आ जाता है, ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू dr कितना है 2πr। इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन 2πr। ईएमएफ कितना देखा है मेरे दोस्त, माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ माइनस भी रहेगा तो ये माइनस, ये है माइनस पाई आर स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2πr। पाई से पाई गया, आर से एक आ गया, क्या बच गया, माइनस से माइनस गया, एक्स आर एक्स बाई 2, आर एक्स अपॉन 2, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए 50 हर्ट्ज एसी करंट ऑफ क्रेस्ट वैल्यू 1 एम्पियर। आपने मालूम है कि एक जो करंट है वो एसी करंट की बात करता है। तो ये अब ये जो करंट है, करंट में क्या होगा, यहां पर आपको क्रेस्ट मिलेंगे, ट्रॉफ मिलेंगे, यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है I0, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर दे रखी है। कह रहा है फ्लोज थ्रू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कॉइल है, इसके अंदर IP जिसे बोल दो आप, इसका जो क्रेस्ट वैल्यू है यानी IP0 बोल दो, वो है 1 एम्पियर। कहता है इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, देखो यहां एक सेकेंडरी कॉइल होगी, ठीक है। कह रहा है सेकेंडरी कॉइल बी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी 0.5 हेनरी। आप M इक्वल टू बोल दो 0.5, ये गिवन है अपने। द क्रेस्ट वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी, देखो फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, एप्सिलॉन S इक्वल टू M D I अपॉन dt। चेंज इन करंट, वही फेराडे वाली बात, फेराडे वाला भी कॉन्सेप्ट यहीं पर लिया जाता है। तो अब अपने को I0 दे रखा है, यानी अब आप ये बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहां पर क्या बोल सकता हूं, 1 साइन ओमेगा टी, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हट जाएगा, यानी I इक्वल टू क्या हो गया, साइन ओमेगा टी।
अब ये वहां पर पुट कर दो, ये प्राइमरी कॉइल की करंट है आईपी, आईपी की जो एसी करंट है उसकी वैल्यू आई है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहां से निकाल देता हूं, एप्सिलॉन सेकेंडरी कितना इंटू हो जाएगा, एम कितना दे रखा है 0.5 इंटू डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0.5 इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहां अपने से क्या पूछ रहा है, फिर अपने से पूछ रहा है क्रेस्ट वोल्टेज, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है 1, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 0.5 इंटू 2 पाई एफ, यहां पर 0.5 इंटू 2 इंटू पाई 3.14 इंटू एफ कितना दे रखा है 50, 50 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 50 पाई, 50 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, तो नियरली इक्वल टू 150 हर्ट्ज, 150 सॉरी हर्ट्ज नहीं सॉरी वोल्टेज, 150 वोल्टेज। इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर भी मैं लगभग आपके सारे के सारे जो पीवाईक्यूज है उसको मैं सोल्व कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।